आज व्यू 360 में अमेरिका में अस्कात हमल का कानून एक बार फिर ज़ेर बहस। अस्कात हमल की तादाद में काफ़ी हद तक कमी वाक़ हुई है और ख़वातीन अस्कात हमल के मुतबादिल पेश करने वाले मज़ीद इदारों की तलाश में हैं। और पाकिस्तान में घरेलू साख्ता खिलौने अब मार्केट से गायब क्यों हो रहे हैं? चाइना वाले ने बहुत खिलौने, कीमती खिलौने और बहुत अच्छे खिलौने उन्होंने बनाए हैं, लेकिन हम यही बना सकते हैं बस। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। अमेरिका के चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल मिली का कहना है कि उनकी सर्विस के 42 सालों में पहली बार यूरोप और दुनिया को अमन और सिक्योरिटी के हवाले से इंतहाई दर्जे का खतरा है। जनरल मिली ने दिफाई उमूर के लिए सेनेट की ज़ैली कमेटी के सामने अपने इब्तदाई बयान में ये बात कही। सेक्रेटरी दिफा लॉयड ऑस्टिन के साथ महकमा दिफा के माली साल 2023 के लिए दिफाई बजट की तरजीहात के बारे में उन्होंने कमेटी के सवालों के जवाब दिए। मुल्क की मिलिट्री लीडरशिप ने अमरीकी हथियारों के ज़ख़ीरे, रूस और चीन से दरपेश खतरात, अमरीकी फ़ौजियों की मुमकिना सेहत और अमेरिका को दाइश के मुमकिना हमलों से महफूज रखने के बारे में भी बताया। मोना काज़िम शाह इस वक्त रेबन सेनेट बिल्डिंग से बज़रिया स्काइप हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे इस ब्रीफिंग के बारे में मज़ीद बात करते हैं। मोना, चीन और अमरीकी नेवी के बहरी जंगी जहाज़ों की तादाद और तैयारी के हवाले से भी इस कमेटी में बहस हुई। क्या अहम नुकात उठाए गए इस बहस में? जी असद, बिल्कुल बात हुई और बल्कि ये काफ़ी बार ये मुद्दा उठाया गया कि चीन जो है वो बहरी जहाज़ों की तैयारी में अमेरिका से आगे है। यहाँ पर यह भी मेंशन किया गया कि 3:1 का रेशो है इन जहाज़ों में। अमेरिका के पास 280 जहाज़ हैं जबकि चीन के पास 360। यहाँ पर यह भी मैं बताती चलूँ असद के जो रिपब्लिकन कांग्रेसमैन थे कैन कैलवर्ट, उनका ये दावा था कि साउथ चाइना सी में शायद चीन की जारियत के खतरात को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है अमेरिका जितनी देनी चाहिए, जिस पर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लॉयड ऑस्टिन का कहना था कि नेशनल सिक्योरिटी को सामने रख के ये हिकमत अमली बनाई गई है और फौज में सिर्फ बहरी जहाज़ों पे ही नहीं फोकस होता है बल्कि 5 चीज़ें होती हैं, जिसमें उन्होंने एयर स्पेस, साइबर स्पेस, लैंड और सी का जिक्र किया। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि तैयारी, रेडीनेस और क्वालिटी भी अहम है और ये भी मैटर करती है। तो मोना, रिपब्लिकन कांग्रेसमैन कैन कैलवर्ट ने हाल ही में अफगानिस्तान के हवाले से भी बात की थी। इस मामले पे उन्होंने हेयरिंग में भी तशवीश का इजहार किया। क्या मामलात उठाए रिपब्लिकन कांग्रेसमैन ने इस हवाले से? जी असद, उन्होंने कहा कि जिस तेज़ी से और जिस केओस से इनखला हुआ था अफगानिस्तान का और इसमें जो जानी ज़िया हुआ है अमेरिकन सोल्जर्स का, उस पर उन्होंने अपनी तशवीश का इजहार किया और उन्होंने कहा कि क्या अब ऐसी हिकमत अमली रखी गई है सामने के दोबारा से इस किस्म का कोई सानिया ना हो। जिस पर जनरल मिली ने अपने बयान का कुछ यूं आगाज किया कि उन्हें दिली और ज़ाती सदमा है अपने साथियों की और अपने फौजी साथियों की मौत का। आइए देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा। हम इस बात को यकीनी बनाएं कि अफगानिस्तान फिर कभी ऐसा प्लेटफॉर्म ना बने जहां से दहशतगर्द हमले हों। वो अमेरिका में 9/11 के बाद से ऐसा नहीं कर सके और हम इस बात को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म हैं कि दोबारा कभी ऐसा नहीं हो। हम वहाँ निगरानी को बरकरार रखे हुए हैं और मैं इसकी तफसीलात में नहीं जाऊँगा कि किस तरह या किस शक्ल में या हमारे पास किन स्ट्राइक मैकेनिज्म की सलाहियत है। बहुत शुक्रिया मोना इस हवाले से हमें अपडेट करने का, और ओवरऑल जो सेनेट में कार्रवाई थी ख़ास तौर पे डिफेंस बजट के हवाले से उस पर हमसे बात करने का। कल अमरीकी सेनेट में अस्कात हमल पर कानून साजी के उस अमल को आगे बढ़ाने के लिए भी वोटिंग हुई जो रियासती दखलंदाजी के बगैर अस्कात हमल तक रसाई के 1973 के सुप्रीम कोर्ट के तारीखी फैसले को सरकारी कानून बना सके। करारदाद के हक में 49 सेनेटर्स और मुखालफत में 51 ने वोट डाले। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कैपिटल हिल से फ़ायज़ा बुखारी मौजूद हैं। फ़ायज़ा, डेमोक्रेट्स को मालूम तो था कि उनके पास अक्सरियत नहीं है सेनेट में, तो फिर ये वोटिंग करवाई क्यों उन्होंने? बिल्कुल असद, ऐसा ही हुआ। कल सेनेट में होने वाली जो कार्रवाई है उसमें हुक्मरान जमात डेमोक्रेट्स को सादा अक्सरियत यानी 51 वोट भी नहीं मिल सके। इसकी वजह यह कि उनके ही अपने एक जो सेनेटर हैं उन्होंने अपोजिशन का साथ दिया इस वोटिंग में। और ये साल जो है अमेरिका में ये जो निस्फ मुद्दती इंतखाबात हैं, मिड टर्म इलेक्शंस, उनका साल है जो कि बहुत अहम कंसिडर किए जाते हैं। इसमें ये फैसला होता है कि सेनेट ये जो कांग्रेस के दोनों ईवान हैं ख़ासतौर पर सेनेट पर किस जमात का जो है कंट्रोल होगा। तो इस हवाले से ये बहुत अहम जो है ये साल है अमेरिका में।
तो चक शुमर जो कि मेजॉरिटी लीडर हैं सेनेट में हुकूमती जमात डेमोक्रेट के, वो ये बात इस सेनेट की वोटिंग से पहले ही कह चुके थे कि ये सदी का बहुत अहम तरीन वोट है, लेकिन इसका मकसद जो है सेनेट में वोट हासिल करना नहीं बल्कि आवाम के जो हैं वोट उनको मोबिलाइज़ करना है। और हमने ये देखा कि जब ये सेनेट में वोटिंग जो है उसमें नाकामी हुई हुकूमती जमात को, तो उसके बाद तमाम जो लीडर्स हैं डेमोक्रेट्स के, जिसमें सदर जो बाइडन शामिल हैं, जिसमें नैंसी पेलोसी जो कि स्पीकर हैं ईमान नुमाइंदगान में डेमोक्रेट्स की, उन्होंने भी, और चक शुमर, इन तीनों ने जो बयानात दिए उसका थीम बिल्कुल मिलता जुलता था। वो जैसे अमरीकी वोटर से डायरेक्ट जो है बातचीत कर रहे हैं, खिताब कर रहे हैं और उनको ये कह रहे हैं कि जी आप जो है इन इलेक्शन में डेमोक्रेट को वोट दें जो कि अबॉर्शन के मामले पर ख़वातीन के हक़ में हैं। तो सेनेट में तो इस वोटिंग में हुकूमत को नाकामी हुई, तो अस्काते हमल के ये जो ओवरऑल डेवलपमेंट्स हो रही हैं, सुप्रीम कोर्ट के दस्तावेज़ से, लीक दस्तावेज़ से ये निकल के अब तक जो बिल तक मामला आया है, जो वोटिंग तक पहुंचा है, आगे क्या होने जा रहा है इस पर? क्या माहिरीन की कोई इस हवाले से प्रेडिक्शंस हैं? जी असद, अस्कात हमल यानी अबॉर्शन का मामला हमेशा से अमरीकी सियासत में एक मुतनाज़ और बहुत अहम जो है मौजू रहा है। और जो डॉक्यूमेंट जिसका आपने जिक्र किया जो लीक हुआ, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ये कह चुके हैं कि वो डॉक्यूमेंट तो असली था, हकीकी था, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जो फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट का है वो भी उसी के मुताबिक किया जाए। हमने देखा कि बहुत से प्रोटेस्ट इस हवाले से जारी हैं। अभी तक के जो इतलात हैं वो ये हैं कि सुप्रीम कोर्ट अबॉर्शन के हवाले से जो अपना फ़ैसला है वो जून के आखिर में या जुलाई के शुरू में दे सकती है। और अगर इस जो है इस पर पाबंदी आयद हो जाती है तो इससे ये होगा कि अमेरिका की 26 जो रियासतें हैं उसमें ख़वातीन को अबॉर्शन का जो एक्सेस है वो या तो महदूद हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी, और वो 26 रियासतें फिर ये फ़ैसला करेंगी कि किस तरह से जो है इसको प्रोसीड किया जाएगा, क्या इसके जो है क़वानीन बनाए जाएंगे। और इन 26 रियासतों में से 13 कम अज़ कम ऐसी हैं जिनमें ट्रिगर, उनको हम ट्रिगर बैन्स कहते हैं, वो ऑलरेडी इन प्लेस हैं। तो उसका मतलब ये है कि वहाँ पे ऑटोमेटिकली बैन लग जाएगा। एक अहम डेवलपमेंट असद आज जो होने जा रही है वो ये है कि इस डॉक्यूमेंट के लीक होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के तमाम 9 जजेस प्राइवेट मीटिंग कर रहे हैं, अस्काते हमल के इशू पे वो बात करेंगे और मुस्तकबिल में उनकी स्ट्रैटेजी क्या होगी इस हवाले से बात की जाएगी। जी असद, बहुत शुक्रिया फ़ायज़ा बुखारी आपका हमें इस हवाले से अपडेट करने का। अमेरिका जो मुल्क है ख्वाबों का, अपने ख्वाबों को हकीकत बनाने वालों का, अपनी इजाद से दुनिया बदलने वालों का, तहकीक, तजुर्बात और टेक्नोलॉजी से हम सबको नई राह दिखाने वालों का, कुछ कर गुजरने का जज्बा लिए अपना कल रोशन बनाने वालों का। ऐसे ही ड्रीमर्स और अचीवर्स की कहानियां देखिए व्यू 360 में आज न्यूज़ पर। अमेरिका ने फ़लस्तीनी नजाद अमरीकी खातून सहाफ़ी शीरीन अबू आखला की हलाकत की मुकम्मल तहकीकात करते हुए मुल्ज़िमान को कटहरे में लाने का मुतालबा किया है। अमरीकी महकमा ख़ारजा के तर्जुमान नेड प्राइस ने मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कहा कि मगरबी किनारे में खातून सहाफ़ी की हलाकत और उनके प्रोड्यूसर अली समूदी की ज़ख्मी होने पर उन्हें बहुत दुख हुआ है। इससे पहले वाइट हाउस ने अल जज़ीरा की रिपोर्टर शीरीन की हलाकत की शदीद मज़म्मत की। वाइट हाउस की डिप्टी प्रेस सेक्रेटरी के मुताबिक वाइट हाउस ने अल जज़ीरा की सहाफ़ी की मौत की मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा किया है। अल जज़ीरा ने शीरीन की हलाकत के बाद अपने चैनल से आलमी बरादरी से मुतालबा किया था कि वो इस कत्ल की मज़म्मत करे और मुबैशना तौर पर जानबूझकर उनकी खातून सहाफ़ी को कत्ल करने पर इसराइली फोर्सेस को जवाबदेह ठहराए। अल जज़ीरा टीवी के उसामा बिन जावेद इस वक्त दोहा कतर से हमारे साथ है। मशरिक़ वस्ता के लिए अल जज़ीरा के सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं और मुख्तलिफ जंगें और तनाज़े कवर कर चुके हैं। उनसे इस हवाले से मज़ीद बात करते हैं। उसामा, अमरीका समेत मुख्तलिफ ममालिक और सहाफ़ी तंजीमों की तरफ से शीरीन की हलाकत पर सख्त रद्द-ए-अमल आया है। तहकीकात का मुतालबा भी किया गया है। इसराइली हुकूमत ने किसी जिम्मेदारी से इनकार किया है। क्या इस बारे में कोई बाज़ाब्ता तहकीकात शुरू हुई हैं? जी देखिए, ये पहली दफ़ा नहीं हुआ है कि सहाफ़ियों को बिलखुसूस फ़लस्तीनी सहाफ़ियों को टारगेट किया गया है इसराइल की जानिब से। और अल जज़ीरा की जैसे बार बार इस बात की याद दहानी कराई है, न सिर्फ आलमी बरादरी बल्कि सहाफ़ती बरादरी को भी, कि ये कत्ल एक टारगेटेड कत्ल है। इसमें आप देख सकते हैं कि शीरीन ने अपनी प्रेस वेस्ट पहनी हुई है, उसने हेलमेट पहना हुआ है और एक स्नाइपर ने उसको उसके हेलमेट के नीचे वाले हिस्से पे उसके चेहरे को टारगेट करते हुए कत्ल किया है। तो ये एक ऐसा कत्ल है कि जिसकी सिर्फ मजम्मत से काम नहीं चलेगा बल्कि इसके कातिलों के पीछे जाना पड़ेगा। और अल जज़ीरा का कहना यह है
कि न सिर्फ फ़लस्तीनी सहाफ़ी बल्कि तमाम दुनिया के सहाफ़ियों को यहाँ पे खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि ये अगर इस कत्ल को हम इसराइल का जो मुद्दा है उसको मान लिया जाए कि ये दूसरी जानिब की फायरिंग से किया गया था, तो उसको बेत्सलेम और दूसरी इंसानी हुकूक की तंजीमों ने खुद ही रबिश कर दिया है। उन्होंने कह दिया है कि ये जो वीडियोस शेयर की जा रही हैं और उन लोकेशंस पे जहाँ शेयर की जा रही हैं उनका शिरीन के कत्ल से कोई ताल्लुक़ नहीं। उनके प्रोड्यूसर का कहना है कि हमने अपने आप को वाज़ेह तौर पे आइडेंटिफाई करवाया कि हम सहाफ़ी हैं और उसके बाद हम पर गोलियां बरसाई गई और कई मिनट तक बरसाती जाती रहीं। तो यकीनन ये एक काबिल मज़म्मत फ़ेल तो है, और ये रिवायती मज़म्मतें जो हम देखते हैं वो तो हमेशा चलती आती हैं, लेकिन इंसाफ का तकाजा ये है कि कातिलों को कटहरे में खड़ा किया जा सके और इसराइली हुकूमत को हुकूमती सतह पे ज़िम्मेदार ठहराया जाए, चूँकि ये वाक़या एक छोटा वाक़या नहीं। तो अल जज़ीरा इस हवाले से कोई स्पेसिफिक प्लान्स रखता है आगे किस तरह से लेके इस केस को, क्योंकि बाकी भी अल जज़ीरा के सहाफ़ी जो हैं वो कवर कर रहे होते हैं, वॉर जोन्स में होते हैं या कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में होते हैं, तो उनकी हिफाजत के लिए या अदरवाइज़ इसको इस आपने जिस तरह से कहा कि रूटीन की मज़म्मत से आगे कैसे लेके जाया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। अल जज़ीरा ने आलमी बरादरी से, सहाफ़ती तंजीमों से और इंसानी हुकूक़ की तंजीमों से इसकी शफ़ाफ़ाना और गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात का मुतालबा किया है। अल जज़ीरा का मुतालबा ये है कि इस वक्त न सिर्फ वो तमाम इदारे जो इंसानी हुकूक़ और सहाफ़ती हुकूक़ की हिमायत करते हैं, बल्कि सहाफ़ती बरादरी को, मुझे और आपको खड़ा होना पड़ेगा एक ऐसी हुकूमत और एक ऐसे कदम के ख़िलाफ़ कि जिसमें एक सहाफ़ी को हम देख सकते हैं कि टारगेट किया गया। इससे पहले पिछले साल अल जज़ीरा की बिल्डिंग पे एक नॉक ऑन स्ट्राइक हुई और उसके बाद उसको मुनहदिम कर दिया गया। तो ये मामलात का एक तसलसल है, ये आवाज़ों को दबाने की एक साजिश है। फ़लस्तीन के मामले पे आवाज़ उठाने पर एक सज़ा है जो सहाफ़ियों को दी जा रही है। जहाँ तक हमारी और आपकी सेफ्टी का मामला है, अल जज़ीरा इसको बहुत संजीदगी से लेता है। हमारी गाहे बगाहे और बाकायदगी से ट्रेनिंग की जाती हैं। हमारी जो जहनी सेहत है और हमारी जिस्मानी सेहत है उसका ख्याल रखा जाता है, और हमसे पूछा जाता है कि क्या हम किसी भी वॉर फ्रंट पे जाना चाहते हैं, क्या हम उसको जाने को तरजीह देते हैं, और जो लोग आगे बढ़ते हैं फिर उनको आगे बढ़ाया जाता है। लेकिन उसामा, एक चीज़ इसमें अगर आप ऐड ऑन करते चलें, मैं इसी कॉन्टेक्स्ट में एक और चीज़ जानना चाह रहा था। शिरीन ने जिस तरह हमने कल देखा फुटेज में, अब तक हम देख रहे हैं, उन्होंने मखसूस हेलमेट भी पहन रखी थी, प्रेस जैकेट भी पहन रखी थी, आपने भी उसको मेंशन किया। तो वार जोन्स में जो काम करने वाले सहाफ़ी हैं उनकी हिफाजत के लिए क्या कोई मज़ीद ऐसे इक़दामात हैं जो हो सकते हैं, जो आप समझते हैं कि अभी मिसिंग हैं कहीं? मेरा नहीं ख्याल कि सहाफ़ी अपने तौर पर इससे ज़्यादा कोई कदम उठा सकता है। देखिए, हम जाने से पहले एक असेसमेंट करते हैं, हम अपना वो तमाम हिफाजती गियर पहनते हैं, हम वहाँ पे जो मौजूद लोग होते हैं, चाहे वो कोई तंजीम हो या हुकूमत हो, उससे अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं कि जी हम वहाँ मौजूद हैं और इस जनीन के कैंप में इस वक्त इसराइली हुकूमत और इसराइली फ़ौज की मदाखलत को कवर करने आए हैं। और उसके बाद अगर गोलियां बरसाई जाती हैं तो उसको रोकने के लिए सहाफ़ी के पास कोई और हल नहीं है। उसको रोकने के लिए आलमी बरादरी को, जैसे हमने देखा कि जब यूक्रेन का मामला हुआ तो सारी दुनिया इकट्ठी हुई, सारी दुनिया ने रूस से मुतालबा किया कि ये जारहाना कार्रवाइयाँ बंद करें। जब अमरीकी सहाफ़ियों को कत्ल किया गया यूक्रेन की सरहदों पर, तो सारी दुनिया ने इकट्ठे होकर रूस से मुतालबा किया और उनके लोगों पर पाबंदियाँ लगाईं। अल जज़ीरा का मुतालबा ये है कि दुनिया का जो स्टैंडर्ड है वो एक होना है, चाहे वो फ़लस्तीनी सहाफ़ी हो, चाहे वो सियाफ़ाम सहाफ़ी हो, चाहे वो मुसलमान सहाफ़ी हो, चाहे वो ईसाई सहाफ़ी हो। और उसी स्टैंडर्ड के मुताबिक जब तक मुजरिमों को कटहरे में नहीं लाया जाएगा, जब तक लोगों को इस बात का डर नहीं होगा कि ये जंगी जराइम करने से उनको किसी बात की सज़ा मिल सकेगी, उस वक्त तक अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारे दोस्तों को और शायद हो सकता है हमें भी अपनी जानों को हथेली पे रख के लोगों तक सच पहुँचाते रहना पड़ेगा। उसामा, बहुत शुक्रिया आपका इस हवाले से हमसे बात करने का। इसी पे जिस तरह उसामा भी मेंशन कर रहे थे कि रूस ने कहा है कि ये क्रॉस फायर में हुआ है और फ़लस्तीनी साइड से जो फायर हुए थे क्रॉस फायर में, शायद उससे, इसराइल का कहना ये है कि उससे शिरीन की हलाकत हुई। और अब बात करते हैं रूस यूक्रेन जंग की। यूक्रेन में रूस की बाज़ कार्रवाइयों को आलमी रहनुमा नस्लकुशी के मुतरादिफ करार देते हैं। 1948 में अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से नस्लकुशी को आलमी जुर्म करार दिए जाने के बाद से अब तक इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने इस हवाले से सिर्फ 3 मुकदमात सुने हैं। नस्लकुशी होती क्या है और ये जुर्म कैसे साबित किया जा सकता है, जानते हैं आइज़ा इरफान से।
वॉइस ऑफ अमेरिका के प्लेटफॉर्म्स पर जब हम कश्मीर या फ़लस्तीन से मुतल्लिक कोई ख़बर शाया करते हैं तो आप में से बहुत से लोग कमेंट्स में लिखते हैं कि इन इलाकों में जो कुछ हो रहा है वो नस्लकुशी है। हाल ही में अमेरिका ने रोहिंग्या पर ढाए जाने वाले मजालिम को नस्लकुशी करार दिया और अमेरिकी सदर बाइडन यूक्रेन में रूस की कार्रवाइयों को नस्लकुशी कह चुके हैं। ये नस्लकुशी या जेनोसाइड होती क्या है और ये लेबल लग जाने से क्या होता है, आइए जानते हैं। दूसरी जंग अजीम में नाजी जर्मनी की जानिब से यहूदियों पर होने वाले मजालिम के बाद एक पोलिश वकील राफेल लेम्किन ने यूनानी ज़ुबान से माखूज़ लफ्ज़ जेनोसाइड का इस्तेमाल शुरू किया और इसे आलमी जुर्म करार देने की कोशिशें शुरू की। 1946 में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में पहली बार इसे आलमी जुर्म करार दिया गया और फिर 1948 में होने वाले जेनोसाइड कन्वेंशन में नस्लकुशी की एक बाकायदा तारीफ इख्तियार की गई, जिसके मुताबिक ऐसे तमाम जराइम जिनका मकसद किसी एक फ़िरके, नस्ल, कौम या मजहबी बरादरी को मुकम्मल या जुज़वी तौर पर तबाह करना हो, नस्लकुशी करार दिए जाते हैं। ये जुर्म इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और आलमी अदालत इंसाफ के दायरे इख्तियार में आता है। ये इंतहाई नौयत का जंगी जुर्म है, लेकिन इसे साबित करना खासा मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए न सिर्फ ये साबित करना होता है कि किसी एक गिरोह को निशाना बनाया गया, बल्कि ये भी कि ऐसा जानबूझकर, सोच समझकर, इरादतन किया गया। अब तक इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने नस्लकुशी के 3 बड़े मुकदमात सुने हैं। 70 की दहाई में कंबोडिया के खमैर रूज के हाथों अक़लियती चाम और वियतनामियों के कत्लेआम का मुकदमा, जिसमें एक अंदाजे के मुताबिक 17 लाख लोग हलाक हुए। 1996 में रुवांडा में तुत्सियों के बड़े पैमाने पर कत्लेआम का मुकदमा, जिसमें 8 लाख लोग मारे गए। और 1995 में बोस्निया के इलाके स्रेब्रेनित्सा में तकरीबन 8000 मुसलमानों के कत्लेआम का मुकदमा। इन मुकदमात में जुर्म साबित होने पर बहुत से लोगों को सजाएं भी सुनाई गईं। इसी तरह इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस 2 मुकदमात की समाअत कर रही है। एक म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ नस्लकुशी का मुकदमा और दूसरा यूक्रेन की तरफ से ये दावा कि रूस डोंबास के इलाके में नस्लकुशी के झूठे इल्जामात को यूक्रेन पर हमले के बहाने के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। अमूमन इन मुकदमात का फैसला आने में कई साल लग जाते हैं। 1990 की दिहाई से लेकर अब तक अमेरिका 7 मुख्तलिफ मकामात पर होने वाले कत्लेआम और मजालिम को नस्लकुशी करार दे चुका है। इनमें बोस्निया, रुवांडा, इराक, सूडान का दारफूर सूबा, दौलत इस्लामिया की जानिब से यजीदियों का कत्लेआम, म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ क्रैकडाउन और चीन में वीगर मुसलमानों के साथ होने वाला सलूक शामिल है। लेकिन काबिल जिक्र बात यह है कि किसी मुल्क या ग्रुप को नस्लकुशी का मुर्तकिब करार देने का मतलब ये नहीं है कि अमेरिका इसके खिलाफ कोई सख्त इक़दाम करने का पाबंद हो जाता है। इसलिए ये ऐलान बड़ी हद तक अलामती है, लेकिन इससे जुल्म करने वाले ग्रुप या हुकूमत पर अखलाकी दबाव डालने में मदद मिल सकती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या यूक्रेन में होने वाली हलाकतों को नस्लकुशी कहा जा सकता है? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने फरवरी में यूक्रेन में मुबैना जंगी जराइम और इंसानियत के खिलाफ जराइम की तहकीकात का आगाज़ किया। रूसी फौज के इनखला के बाद बूचा के इलाके में मिलने वाली लाशें, हस्पतालों पर हमले, आबादियों पर मिसाइल हमले, कीव के इर्द गिर्द के इलाकों में रेप, तशद्दुद और कत्ल के शवाहिद की बुनियाद पर यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और अमरीकी सदर जो बाइडन समेत बहुत सी आलमी शख्सियात ने रूसी फौजियों पर नस्लकुशी का इल्ज़ाम आयद किया। ये जंगी जराइम हैं और दुनिया इनको नस्लकुशी तस्लीम करेगी। दूसरी तरफ रूस मुख्तलिफ वाक़यात ख़ुसूसन बूचा के हवाले से यूक्रेन के इल्ज़ामात की मुसलसल तरदीद कर रहा है और इसे झूठ करार दे रहा है। ये वैसा ही है जब किसी को अफगानिस्तान में कत्ल किए गए सैकड़ों शहरी याद नहीं, जब शादियों में एक ही हमले में सैकड़ों लोग मारे गए थे, तब खामोशी थी। मगर तब खामोशी नहीं थी जब शाम में इश्तियाल अंगेजी की गई, जब असद हुकूमत की तरफ से कीमियाई हथियारों के इस्तेमाल का दावा किया गया था। बाद में ये झूठ निकला। ये बोचा भी इसी किस्म का झूठ है। बूचा से मिलने वाले कई शवाहिद सदर पुतिन के इस दावे की नफी कर रहे हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के प्रोसिक्यूटर करीम खान ने बूचा के दौरे के बाद कहा कि अदालत शवाहिद की बुनियाद पर फैसला करेगी। सबूत खुद बोलेंगे। जब हम उन्हें देख लेंगे, उनकी जांच पड़ताल और तस्दीक कर लेंगे, तो आखिर में आज़ाद जज फैसला करेंगे कि हमें जो कुछ मिला वो किस कदर मजबूत है। ये हकीकत बचा कि आलमी निज़ाम कवानीन की बुनियाद पर चलता है और अदालतें सबूत मांगती हैं। मगर ये भी सच है कि यूक्रेन समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जुल्म और इस्तेहसाल का शिकार बेगुनाह लोग इंसाफ के लिए आलमी इदारों की तरफ देख रहे हैं। हम जब खौफ को बेनकाब करते हैं, हम जब सवाल उठाते हैं,
हम जब उनकी आवाज़ बनते हैं जिनकी कोई नहीं सुनता, तो फ़र्क पड़ता है। फ़र्क पड़ता है आज़ाद सहाफ़त से। हम हैं वॉइस ऑफ अमेरिका। हमारे लिए आज़ाद सहाफ़त अहम है। लाहौर में कई दिहाइयों से आबाद खानाबदोश ख़ानदान कागज़ के पंखे और सरकंडों से बनी डुगडुगियाँ, परिंदे और जानवर और गाड़ियाँ बनाकर गुजर बसर करते हैं। उनके पास खिलौने बनाने का हुनर तो है, लेकिन मार्केटिंग के जदीद तरीक़ों से वाकफियत नहीं है। शायद इसीलिए अब ये खिलौने मादूम होते जा रहे हैं। लाहौर से समन खान की रिपोर्ट। दे दें। कई लोग पूछते हैं कि बहुत अरसे बाद आपको देखा है और इन चीजों को देखा है। कई लोग इसे सकाफत समझकर खरीद लेते हैं, कुछ मुझे बुजुर्ग समझकर खरीद लेते हैं। खरीद लेंदे ने कई बुजुर्ग आदमी समझ के कोई खरीद लेंदा है। पंखे की शक्ल तो बनाई देने जो फिर पंखे की शक्ल के बनाते हैं तो खूबसूरत लगते हैं, इसीलिए बच्चे जल्दी खुश होकर लेते हैं। जब वो उसे लेकर भागते हैं तो वो घूमता है और वो उसे देखकर खुश होते हैं। घूमता है, बड़े खुश होते हैं देख के। ये बमीरी का जो कागज़ है ये शालमी से लगा लेके आते हैं हम, और ये जो काने हैं ये जंगलों में काट के लाते हैं, फिर बनता है ये। और ये जो डुगडुगी है, ये जो मिट्टी है, ये तंदूरों वाली मिट्टी है, हम वो कैंची फाटक से लेके आते हैं। और ये गत्ता भी शालमी से लाते हैं। ये जो रबड़ है ये भी हम कबाड़ से लाते हैं। हर चीज़ मुल्क ही लाते हैं। एक दिन पूरा बंदा भी कार होवे तो भी बनाते हैं। एक दिन पूरा लगता है उनको बनाने में। मर्द घर पर हो तो वो भी बनाते हैं, वरना हम खुद तो बनाते ही हैं। दूसरे दिन सामान तैयार होता है और सुबह लेकर जाते हैं। लोग ही सवाल कर देने की लग गया बाबा जी। लोग सवाल करते हैं कि बाबा जी ये आप 30 रुपए में दे रहे हैं, खाली गत्ता और एक सरकंडा है। उनको नहीं पता कि इस पर खर्चा कितना आया है और वक्त कितना लगा है। भीख मांगने वाले को भी 5-10 रुपए दे देते हैं और हमें 30 रुपए देते हुए उन्हें महसूस होता है। घूमते रहने किसी की नजर पड़ जाए, हम घूमते रहते हैं, किसी की नजर पड़ जाए तो बुला लेता है। बहुत कम हो गया है। हम पहले 100-150 बनाते थे, अब 40-50 बनते हैं, उसमें भी 2 दिन लग जाते हैं। कभी चौकों में खड़ा हो जाते हैं, कभी सड़कों पे खड़े हो जाते हैं, कभी मोहल्ले में फिरते हैं। चाइना वाले ने बहुत खिलौने, कीमती खिलौने और बहुत अच्छे खिलौने उन्होंने बनाए हैं, लेकिन हम यही बना सकते हैं बस, और काम हमको नहीं आता है। खबरों के पीछे नहीं भागते, हम कहानियां ढूंढते हैं, आम लोगों की खास कहानियां। मैं कोई उनसे अलग मखलूक तो ना थी, तो क्यों ना मैं एक ऐसा काम करूं कि जिसमें मैं महारत हासिल करूं, और वो नेकी क्या हो। जो छोटी छोटी कोशिशों से बदल रहे हैं बेशुमार जिंदगियां। मुझे जब भी जरूरत हुई मुझे इन्होंने माशाल्लाह कर्जा दिया और मेरा कारोबार बहुत अच्छा चला। ला रहे हैं अपने इर्द गिर्द बड़ी तब्दीलियां। अक्सर जो यहाँ बच्चे हैं वो भीख मांगने वाले बच्चे हैं, और जब ये बच्चे स्कूल में आए तो बहुत सारे बच्चे खुश हो रहे थे। आज वहीं और यहाँ बेहिचक अपने प्लांटों पर, मतलब अपने गोट के प्लांट पर आती हैं, पानी भरती है। हम जाते हैं खबरों से आगे। मैं हूँ नीलोफर मुगल, समन खान, सादिया ज़ेबरान झा, उमर फारूक, चित्राडार, जीती आरानी, मुर्तज़ा ज़हरी। 360 में आप सबको खुशामदीद। हम हैं वॉइस ऑफ अमेरिका। और इसी पर ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ, और पाकिस्तान और खत्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। ये सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, facebook.com/VOA Urdu, YouTube पर हमारा चैनल है VOA Urdu के नाम से, और ट्विटर इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @VOA Urdu। अब तक के लिए इतना ही। असदुल्लाह खालिद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।